हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर जिसमें हम करेंगे एनसीईआरटी रीडिंग ऑफ चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर। क्योंकि अभी मेरे पास उतने ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं, तो मैं अभी एनसीईआरटी रीडिंग ऐसे ही कर रही हूँ आपको बुक शो करके। एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं अरेंज करूँगी दूसरे मीडियम्स, तो मैं आपको बोर्ड पे भी पढ़ाना शुरू कर सकती हूँ एनसीईआरटी। तो अभी फ़िलहाल इस चैप्टर को हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन। तो लेट स्टार्ट। तो जो चैप्टर है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर, यूनिट 5 है ये एनसीईआरटी की। तो स्टार्टिंग करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में ये कह रहे हैं कि इन प्रीवियस यूनिट्स वी हैव लर्नड अबाउट प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड टू सिंगल पार्टिकल ऑफ मैटर। जैसे हमने एटॉमिक साइज़ पढ़ा, आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी पढ़ा, मॉलिक्यूलर शेप एंड पोलैरिटी पढ़ा, etc. Most of the observable characters of chemical systems with which we are familiar represent bulk properties of matter, that is properties associated with the collection of number of particles of a large number of atoms, ions and molecules। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जितनी भी अभी तक हमने प्रॉपर्टीज़ ऑब्जर्व की हैं वो बल्क को लेके की हैं। जैसे हमने पढ़ा है बॉइलिंग इज़ अ बल्क फिनोमिना, इवेपोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमिना। वैसे ये कह रहे हैं कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने बल्क प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर पढ़ी हैं, मतलब कि वो कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स को इंक्लूड करती है। ये नहीं कि जैसे हमने इस चैप्टर में हमने पढ़ा सरफेस टेंशन, वेपर प्रेशर, है ना, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। तो सरफेस टेंशन इज़ अ सरफेस फिनोमिना, सिर्फ सरफेस के पार्टिकल्स पे सरफेस टेंशन लगता है। तो ये हमने सिर्फ सरफेस फिनोमिना भी पढ़ा। अब तक हम क्या पढ़ते आए हैं? बल्क प्रॉपर्टीज़ पढ़ते आए हैं, जो लार्ज नंबर, कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल से डील करता है। फिर कह रहा है फॉर एग्जाम्पल एन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल ऑफ अ लिक्विड डज नॉट बॉयल बट द बल्क बॉयल्स। फिर वही एग्जाम्पल दिया इन्होंने जो मैंने अभी आपको दिया, कलेक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैविंग वेटर वेटिंग प्रॉपर्टीज़, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स डू नॉट वेट। तो ये कह रहे हैं कि जब भी मतलब वेटिंग करना एक बल्क प्रॉपर्टी होती है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल कभी भी वेट नहीं होता, राइट। मतलब एक पानी की बूंद पूरे उसको तो वेट नहीं कर सकती ना, मतलब बल्क ऑफ वाटर जब किसी चीज़ पे गिरे तो वो एक वेटिंग प्रॉपर्टी शो करता है। तो ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि अगर आपसे कभी पूछे कि कलेक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैव वेटिंग प्रॉपर्टीज़, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स डू नॉट वेट, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है मुझे। वाटर कैन एग्जिस्ट एज आइस विच इज़ सॉलिड, इट कैन एग्जिस्ट एज लिक्विड और इट कैन एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट एज वाटर वेपर और स्टीम। तो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइस, वाटर, स्टीम आर वेरी डिफरेंट। तो ये एक हाईलाइट कर लीजिए पॉइंट कि जो आइस, वाटर और स्टीम की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्वाइट डिफरेंट होती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइस, वाटर एंड स्टीम आर डिफरेंट बट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर ऑलमोस्ट सेम, तो ये पॉइंट ठीक होगा, क्योंकि केमिकली तो सभी H2O ही है बट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस होता है। इन ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर रिमेन्स द सेम। यही मैंने आपको बात बताई। तो इस लाइन से हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो तीनों स्टेट्स ऑफ वाटर होती है वो डिफरेंट होती है इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बट सेम रहती हैं इन केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिर लिखे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर डिपेंड अपॉन द एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड ऑन द मैनर इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट। तो देखिए कि एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है और मैनर जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट करते हैं। मतलब एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे, गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर यानी कि स्टीम में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स एग्रीगेटेड फॉर्म में नहीं, रैंडम मोशन करते हैं, साथ पास पास नहीं रहते। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो जो हम हाईलाइट पॉइंट्स करेंगे ना उनको हम फिर पेज के एक साइड पे लिख देंगे ताकि जब हम एक क्विक रिवीजन कर रहे हो तो हमें जल्दी से पता चले। अभी इस पेज को ख़त्म करके बताती हूँ कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सब्सटेंस डू नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ इट्स फिजिकल स्टेट। जैसे मान लो मैं आइस टू वाटर गई तो ये थोड़ी ना कि उसका फॉर्मूला बदल गया, फॉर्मूला तो H2O ही रहेगा, बट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस डू डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट। तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात हो गई कि रेट ऑफ रिएक्शंस जो होता है वो फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है।
राइट। अब मैं कोई हम कहते हैं वाटर इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये बोला जाता है। क्या हम ये कहते हैं आइस इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट? आइस में तो कोई चीज़ घुलती ही नहीं है, आइस पे तो टिक सकती है, घुल थोड़ी ना सकती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन वाटर में ज़्यादा होगा कि आइस में? ऑब्वियसली वाटर में। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट, बट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस डू नॉट चेंज विद चेंज ऑफ इट्स फिजिकल स्टेट। तो ये क्या कह रहे हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो नहीं बदलती, बट केमिकल रिएक्शंस का रेट ज़रूर बदल जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ। मैनी टाइम्स इन कैलकुलेशंस वाइल डीलिंग विद डाटा ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वी रिक्वायर नॉलेज ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर, कि कई बार जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो हमें स्टेट ऑफ मैटर की भी ज़रूरत पड़ती है। देयरफॉर इट बिकम्स नेसेसरी फॉर अ केमिस्ट टू नो द फिजिकल लॉज विच गवर्न द बिहेवियर ऑफ मैटर इन डिफरेंट स्टेट। तो कह रहे कि इसलिए हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि फ़िज़िकल लॉज को पढ़ना। जो फिज़िकल लॉज क्या होते हैं यहाँ पे, सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम कौन सी स्टेट के साथ डील कर रहे हैं, गैसियस स्टेट के साथ, वेपर के साथ, या किसके साथ। तो ये पॉइंट भी, लास्ट वाला जो पॉइंट है ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हमें कैलकुलेशंस करते वक्त स्टेट ऑफ मैटर का भी पता होना चाहिए। जैसे हम रेट ऑफ रिएक्शंस लिखते हैं तो हम ब्रैकेट में लिखते हैं ना, नीचे स्मॉल जी, स्मॉल एल, एक्वस, ये सब लिखते हैं, तो हम क्या मेंशन कर रहे हैं? स्टेट मेंशन कर रहे हैं। तो वो क्यों? अगर वो इम्पॉर्टेंट ही नहीं है तो मेंशन क्यों कर रहे हैं? मतलब ये कहीं ना कहीं रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करती होंगी तभी मेंशन कर रहे हैं, राइट। तो इसीलिए एक केमिस्ट के लिए नेसेसरी हो जाता है फिजिकल लॉज को जानना जो गवर्न करते हैं बिहेवियर ऑफ मैटर इन डिफरेंट स्टेट्स। तो ये भी इम्पॉर्टेंट लग रहा है मुझे। तो इस यूनिट में वी विल लर्न मोर अबाउट दीज 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, पर्टिकुलरली लिक्विड, गैसियस। हमने सॉलिड स्टेट तो हम क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं। टू बिगिन विद इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, मॉलिकुलर इंटरेक्शन एंड इफेक्ट ऑफ थर्मल एनर्जी ऑन द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, बिकॉज अ बैलेंस बिटवीन दीज 3 डिटरमाइन स्टेट ऑफ सब्सटेंस। तो ये एग्जैक्ट लाइन आ सकती है कि बैलेंस बिटवीन intermolecular forces, molecular interactions and effect of thermal energy determine the state of matter। तो इसको भी हाईलाइट कर देना चाहिए हमें। तो अब मैं बताती हूँ कि हमें, अब मैंने हाईलाइट कर दिया, अब हमें पढ़ना कैसे चाहिए। अब जैसे मुझे ये पॉइंट अच्छा लगा, ये वाला पॉइंट, तो एक तो मैंने इसको हाईलाइट भी कर लिया। अब मैं इसको यहाँ पे भी लिख लेती हूँ छोटा छोटा करके ना, कि वेटिंग जो होती है वो एक बल्क फिनोमिना है। ठीक है, ताकि मैं जल्दी रिवीजन कर रही हूँ तो मुझे एकदम से याद आए। फिर मैं ये लिख रही हूँ कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो रहेंगी? सेम रहेंगी, नहीं डिफरेंट रहेंगी, सॉरी। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। एंड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या रहेंगे? डिफरेंट रहेंगे। ये तीनों कंडीशंस कब की मैं बता रही हूँ? फॉर डिफरेंट स्टेट्स। मान लो वाटर की डिफरेंट स्टेट्स हैं तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी, और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस उनके डिफरेंट होंगे। तो ये मैंने इतनी छोटी सी में ये तीनों पॉइंट्स कवर कर दिए, राइट। तो अब आप यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको जल्दी से याद आ जाएगा। तो नेक्स्ट हाईलाइटेड पॉइंट था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर वेरी डिफरेंट, केमिकल कॉम्पोजिशन सेम रहती है। और आपको अगर बात करनी हो कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ वाटर डिपेंड अपॉन एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड ऑन द मैनर इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट, राइट। और ये सेम लाइन तो यहाँ लिखी है, देखिए यहाँ क्या लिखा है कि एक तरीके से यहाँ एनर्जीज से क्या कह रहे हैं? थर्मल एनर्जी। और यहाँ अरेंजमेंट से क्या कह रहे हैं? फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। राइट।
भाई जितना अच्छा फोर्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा उतने पास पास एग्रीगेटेड फॉर्म में रहेंगे, और जितनी ज़्यादा थर्मल एनर्जी होगी उतना दूर दूर रहेंगे। तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे तीन स्टेट्स के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन देयर थर्मल एनर्जीज एंड एग्रीगेशन या इंटरमोलिकुलर फोर्स। और यही बात तो यहाँ लिखी है कि थर्मल एनर्जी हो, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस हो, मॉलिक्यूलर फोर्सेज हो, वो डिटरमाइन करते हैं कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या बता रहा है, सेम चीज़ें बता रहा है। फिर मैंने क्या किया कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो चेंज नहीं होती, जो मैंने यहाँ लिख दिया। देखिए ये वाली लाइन पड़ी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सब्सटेंस डू नॉट चेंज विद चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट। तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं डिफरेंट स्टेट्स के लिए, बट केमिकल रिएक्शंस के जो रेट होते हैं वो फिजिकल स्टेट पे डिपेंड कर जाते हैं। तो ये भी मैंने यहाँ लिख दिया, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस डिफरेंट होते हैं डिफरेंट स्टेट्स के लिए। Many times in calculations while dealing with data of experiment we require knowledge of state of matter। तो इसको आप ऐसे याद करिए कि हमें नॉलेज रखनी पड़ती है, तभी तो हम केमिकल रिएक्शंस लिखते वक्त नीचे उसकी स्टेट लिखते हैं कि ये गैसियस स्टेट में है, एक्वस फॉर्म में है, लिखते हैं ना। तो ये वाली लाइन वैसे याद रख लीजिए कि जब हम कोई एक्सपेरिमेंट का इक्वेशन लिख रहे होते हैं, डाटा लिख रहे होते हैं, तो हम स्टेट्स को मेंशन करते हैं। फिर ये याद रखना है कि एक केमिस्ट के लिए फिजिकल लॉज जो डिटरमाइन करते हैं बिहेवियर ऑफ मैटर को डिफरेंट स्टेट्स में, वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक ऐसी कोई लाइन भी हमने पढ़ी थी एनसीईआरटी में कि एक केमिस्ट के लिए फिजिकल लॉज का जानना बहुत ज़रूरी होता है जो डिटरमाइन करते हैं बिहेवियर को मैटर के इन डिफरेंट स्टेट्स। तो इस लाइन को एज इट इज़ याद करेंगे, केमिस्ट इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर केमिस्ट टू नो द फिजिकल लॉज विच गवर्न बिहेवियर ऑफ मैटर इन डिफरेंट स्टेट्स। तो अभी तक क्या पढ़ा, जल्दी जल्दी रिवाइज करें कि वेटिंग इज़ अ बल्क फिनोमिना। देन हमने रिवाइज किया कि फिजिकल स्टेट्स डिफरेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम रहती है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिफरेंट होते हैं डिफरेंट किसके लिए, स्टेट्स ऑफ मैटर के लिए। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि अगर हमें स्टेट डिटरमाइन करनी है तो हमें दो प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, एक होता है थर्मल एनर्जी और दूसरा होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस और एग्रीगेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल्स। तो देखिए अगर तो थर्मल एनर्जी ज़्यादा है एज कंपेयर टू इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो वो किस में रहना चाहेगा, गैसियस फॉर्म में। अगर थर्मल एनर्जी कम है इंटरमोलिकुलर फोर्स से तो वो लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में रहेगा, राइट। तो यहाँ तक आई गेस क्लियर हो गया। ये वाली लाइन याद रखनी है कि इट इज़ नेसेसरी फॉर केमिस्ट टू नो द फिजिकल लॉज विच डिटरमाइन मॉलिक्यूलर बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैटर इन डिफरेंट स्टेट्स। ओके अब हम आते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे। तो आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो जब मैंने पढ़ाया था तभी भी मैंने बताया था कि हम फोर्सेस एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में पढ़ते हैं। एटम्स के बीच में लगने वाले फोर्सेस को बॉन्ड्स कहते हैं और मॉलिक्यूल्स के लगने वाले फोर्सेस को वॉन्डरवॉल फोर्स, नॉन वॉन्डरवॉल फोर्स, ये सब कहते हैं। और मैंने वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन और वॉन्डरवॉल रिपल्शन दोनों भी पढ़ाए थे, राइट। तो आपने याद करना है जब हम इंटरमोलिकुलर फोर्स को लेते हैं तो हम सिर्फ अट्रैक्शन को कंसीडर नहीं करते, हम रिपल्शन को भी कंसीडर करते हैं। दिस टर्म डज नॉट इंक्लूड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज आयंस एंड द फोर्सेस दैट होल्ड एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल टुगेदर, कोवलेंट बॉन्ड। तो मैंने बताया था जब हम वीक फोर्सेस पढ़ते हैं तो हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स दो को कंसीडर करते हैं। एटम्स के बीच में बॉन्ड्स चार प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड जिसको आप आयनिक बॉन्ड भी कहते हो, वहाँ इन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखा है। तो ये कहना चाह रहे हैं जब मैं इंटरमोलिकुलर फोर्स वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो मैं उसमें बॉन्ड्स को इंक्लूड नहीं करूँगा, मैं किन को इंक्लूड करूँगा, वॉन्डरवॉल फोर्स, नॉन वॉन्डरवॉल फोर्स और वॉन्डरवॉल रिपल्शंस, इन तीनों को इंक्लूड करते हैं जब हम टर्म इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं। हम ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या आयनिक बॉन्ड को इंक्लूड करते हैं, ना हम कोवलेंट बॉन्ड को इंक्लूड करते हैं। तो डज नॉट लिखा है यहाँ, नॉट इज हाईलाइटेड हेयर। अब हम आते हैं अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर नोन एज वॉन्डरवॉल फोर्सेस। हालांकि इन्होंने लिख दिया कि वॉन्डरवॉल फोर्सेस जो होते हैं वो अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, बट वॉन्डरवॉल फोर्सेस में वॉन्डरवॉल रिपल्शंस भी आते हैं। बट क्योंकि एनसीईआरटी कह रही है तो चलो हम इसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वॉन्डरवॉल फोर्सेस में अट्रैक्टिव वाले फोर्सेस आते हैं, हालांकि वॉन्डरवॉल रिपल्शंस भी एग्जिस्ट करती हैं। फिर कह रहे हैं इन ऑनर ऑफ डच साइंटिस्ट जोहानस वैन डर वॉल
who explained the deviation of real gases from ideal behavior through these forces. तो हमने पढ़ा था रियल गैसेज और आइडियल गैसेज में डिफरेंस में कि आइडियल गैसेज में नो अट्रैक्शन नो रिपल्शन, बट क्योंकि इसने ये प्रूव किया कि एटम्स के और मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तो इसने एक्सप्लेन किया था डिविएशन ऑफ रियल गैसेज फ्रॉम आइडियल बिहेवियर थ्रू दीज फोर्सेज. We will learn about this later in this unit. Van der Waals forces vary considerably in magnitude. राइट हमने पढ़ा था ना मैग्नीट्यूड, क्योंकि डिपेंडेंसी ऑन डिस्टेंस अलग अलग थी. एनर्जी किसी में 1/r³ की फॉर्म में डिपेंड था, किसी में 1/r4 था, किसी में 1/r6 था. राइट तो वॉन डर वॉल फोर्सेस vary considerably in magnitude and include dispersion forces और London forces, dipole dipole and dipole induced dipole forces. तो ये वॉन डर वॉल फोर्सेस के मैंने 3 टाइप्स पढ़ाए थे. A particularly strong type of dipole dipole interaction is hydrogen bonding. तो ये याद रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइपोल डाइपोल. देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, H है, यहाँ O है और यहाँ H है. राइट अब ये वाला हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और फ्लोरीन से कनेक्ट होता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है, और वो कोई भी उसको इलेक्ट्रॉन डोनर मिल जाए जिसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट हो. मान लो इस वाले हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है और इस वाले हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स आता है जिसको आप कहते हो हाइड्रोजन बॉन्ड. तो ये 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में मैं बता रही हूँ ना हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल में भी डाइपोल प्रेजेंट है, दूसरे में भी प्रेजेंट है. तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्पेशल केस है, स्ट्रॉन्ग टाइप है. Highlight the word strong type of dipole dipole. Strong word is highlighted here. ठीक है. Only a few elements can participate in hydrogen bond formation. Therefore, it is treated as a separate category. क्योंकि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और फ्लोरीन से जुड़े होते हैं उन्हीं पे हम कंसीडर करते हैं जनरली कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे. हाँ कुछ क्लोरीन वालों के भी केसेस हम पढ़ते हैं, वो अब एक्सेप्शनल हो जाते हैं. At this point, it is important to note that attractive forces between ion and dipole are known as ion dipole forces, and these are not van der Waals forces. तो मैंने आपको नॉन van der Waals फोर्स की ही कैटेगरी में आयन डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, ये 3 टाइप के फोर्सेस पढ़ाए थे. तो एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि क्या होना है. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में हम पढ़ते हैं अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल, बट जब हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स टर्म यूज़ करते हैं तो हम इसमें कोवेलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड को कंसीडर नहीं करते. ठीक है. और वॉन डर वॉल फोर्स में हम अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हम वॉन डर वॉल फोर्सेस कहते हैं. वॉन डर वॉल एक डच साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने डिविएशन ऑफ रियल गैसेज फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एक्सप्लेन किया था. और वॉन डर वॉल फोर्सेज वेरी कंसिडरेबली इन मैग्नीट्यूड. फिर आपको याद करना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल डाइपोल का एक स्पेशल टाइप है और ये एक स्ट्रॉन्ग टाइप है डाइपोल डाइपोल का. इसमें जो बात याद रखनी है वो याद ये रखनी है कि जब हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करते हैं तो वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकते हैं, बट जब हम वॉन डर वॉल फोर्सेस की बात करेंगे तो हम अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को कंसीडर कर रहे होंगे. हालांकि रिपल्सिव वॉन डर वॉल फोर्सेस डू एग्जिस्ट, बट इन्होंने नहीं लिखा तो हम नहीं मानेंगे क्योंकि हमें एनसीईआरटी को मेन बुक माननी होती है. अब हम आते हैं डिस्पर्जन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस पे. तो एटम्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल and have no dipole moment because their electronic charge cloud is symmetrically distributed. But a dipole may develop momentarily even in such atoms and molecules. This can be understood as follows. तो मैंने लंडन डिस्पर्जन फोर्स को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था. ये कह रहे हैं जो एटम्स और जो एटम्स होते हैं जो नॉन पोलर होते हैं मॉलिक्यूल्स, और कुछ एटम्स जो इनमें सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है उनमें नो डाइपोल मूवमेंट प्रेजेंट होता है. डाइपोल मूवमेंट का मतलब क्या होता है? अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. तो जिनमें डाइपोल मूवमेंट नहीं होगा मतलब उनमें क्या होगा? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. ठीक है. तो पर उनमें डाइपोल डेवलप हो सकता है मोमेंटरली, कुछ समय के लिए. This can be understood as follows. Suppose we have two atoms A and B. I hope ये दिख रहा है A and B. Suppose we have two atoms A and B in the close vicinity of each other. मतलब हम इन दोनों को पास पास ले आए. Close vicinity मतलब पास पास लाना. ठीक है. It may
देखिए यहाँ लिखा है इट में so happen that momentarily electronic charge distribution in one of the atoms, say A, becomes unsymmetrical. The charge cloud is more on one side than the other. तो देखिए यहाँ पे पहले पॉजिटिव बीच में था, इन दोनों में क्या हुआ, मोमेंटरली ए का पॉजिटिव चार्ज थोड़ा इधर शिफ्ट हो गया. तो ए का अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो गया तो ऑब्वियसली यहाँ क्या हो गया, नेगेटिव नेगेटिव इंड्यूस हो गया. तो ये क्या हुआ, इंस्टेंटेनियस डाइपोल हुआ, क्योंकि यहाँ मोमेंटरली शिफ्ट हो गया. मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर आ गई, राइट हैंड साइड पर आ गई. तो इस राइट हैंड साइड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, तो अब ये पास में पड़ा इसके, तो क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो इसके इस वाली साइड पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है. तो क्योंकि यहाँ पे तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल था, बट यहाँ पे डाइपोल इंस्टेंटेनियस आने की वजह से इस वाले मॉलिक्यूल में डाइपोल इंड्यूस हुआ है. राइट, ये मैंने बहुत डिटेल में समझाया है. तो समटाइम्स मोमेंटरली अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है एक साइड पे. दिस रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ इंस्टेंटेनियस डाइपोल ऑन द एटम ए फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम. दिस इंस्टेंटेनियस और ट्रांजिएंट डाइपोल, तो यहाँ से हमें पता चला इंस्टेंटेनियस डाइपोल का दूसरा नाम ट्रांजिएंट डाइपोल है. डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ अनदर एटम बी which is close to it and as consequence of it dipole is induced in the molecule B. तो A में तो instantaneous dipole आया, but A में instantaneous dipole की वजह से B में induced dipole आया. अब हम आते हैं the temporary dipoles of atom A and B attract each other. Similarly temporary dipoles are induced in molecules also. तो ये कह रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि एटम में induce हो, molecules में भी induce हो सकता है. This force of attraction was first proposed by German physicist Fritz London, and for this reason force of attraction between two temporary dipoles is called London forces. Another name for this is dispersion force. Right? तो आपने ये याद रखना है कि ये जो लंडन डिस्पर्जन फोर्स है वो टेम्परेरी डाइपोल्स के बीच में होता है. टेम्परेरी वर्ड इज हाईलाइटेड हेयर, डाइपोल. These forces are always attractive and interaction energy is inversely proportional to sixth power of the distance between two interacting molecules. तो ये याद रखना है, यहाँ एनर्जी टर्म लिया है. अगर मैं फोर्स बोलूँ तो वो 1/r की पावर 7 होगा. These forces are important only at short distances. तो मैंने बताया था कि हर वॉन्डरवॉल फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, जब एटम्स बहुत पास पास होते हैं तभी अट्रैक्ट करता है. तो यहाँ 500 पिकोमीटर लिखा है. एंड देयर मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल. तो मैंने ये भी बताया था कि वॉन्डरवॉल फोर्स लंडन फोर्सेस में क्या होता है, अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल या एटम है तो वो किस लिए होगा, साइज और मोलर मास पे डिपेंड करेगा. और केटायन जितना छोटा होगा, एनायन जितना बड़ा होगा, मतलब ये क्या होगा, उतना ज़्यादा पोलराइजेबल होगा. मैंने तभी भी बताया था. तो ये पोलराइजेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड करता है. तो आई होप सो लंडन डिस्पर्जन फोर्स इज़ वेरी क्लियर टू यू. मूविंग ऑन टू डाइपोल फोर्सेस. तो डाइपोल फोर्सेस एक्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग परमानेंट डाइपोल. और लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस में मैंने टेम्परेरी वर्ड को हाईलाइट किया था. एंड्स ऑफ डाइपोल पोजेस पार्शियल चार्जेस एंड दीज चार्जेस आर रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर डेल्टा. तो पार्शियल चार्जेस होते हैं, NaCl की तरह कंप्लीट चार्ज तो होता नहीं है. पार्शियल चार्जेस आर ऑलवेज लेस देन यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. द पोलर मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट विद नेबरिंग मॉलिक्यूल्स. फिगर 5.2 का ए पार्ट शोज इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन. देखिए 5.2 है ये, इसका ए पार्ट ये है, ये वाली फिगर. तो ये कह रहे हैं द फिगर 5.2 शोज इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन इन डाइपोल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड. क्लोरीन की तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन की तरफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है. फिगर 5.2 बी शो डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स. क्लोरीन के पास नेगेटिव है तो इसकी तरफ कौन सा पोल रहेगा, हाइड्रोजन वाला पोल, पॉजिटिव पोल रहेगा. तो ये डाइपोल इंटरेक्शन शो कर रहे हैं.
This interaction is stronger than London dispersion but it is weaker than ion-ion interaction because only partial charges are involved. क्योंकि आयन आयन में तो कंप्लीट चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे पार्शियल चार्जेस इन्वॉल्व हैं, इसलिए ये लंडन फोर्सेस से तो ज़्यादा है बट आयन आयन फोर्सेस से कम है. द अट्रैक्टिव फोर्स, अब है द अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स. आपको पता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है ये, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीज होगा. As the above case, here also interaction energy is inversely proportional to distance between polar molecules. Dipole-dipole interaction energy between stationary polar molecules is 1 upon r cube and rotating के लिए क्या होता है 1 upon r6 के proportional है. Beside dipole-dipole interaction, polar molecules can interact by London forces also. Thus, cumulative effect is that the total of intermolecular forces in polar molecules increases. मतलब ये कह रहे हैं कि मैंने आपको बताया था कि कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी. वो ये हैं कि लंडन फोर्सेस हर मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है. जो मॉलिक्यूल डाइपोल डाइपोल शो कर रहा है, जो मॉलिक्यूल डाइपोल इंड्यूस डाइपोल शो कर रहा है, जो मॉलिक्यूल आयन आयन शो कर रहा है, जो मॉलिक्यूल आयन डाइपोल शो कर रहा है, हर जगह लंडन फोर्सेस तो आप आंख बंद करके हर मॉलिक्यूल में लिखेंगे. तो ये यही कह रहे हैं कि जो पोलर पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस के साथ लंडन फोर्सेस भी एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि लंडन फोर्सेस आर यूनिवर्सल फोर्सेस, वो हर जगह एग्जिस्ट करते हैं. ये नहीं कि दो नॉन पोलर हैं तो उन्हीं के बीच में एग्जिस्ट करेंगे. ये चीज़ आपको याद रखनी है, शायद ये मैंने ना बताई हो उस टाइम. तो 10 क्यूमुलेटिव इफेक्ट ये कह रहे हैं कि जो पोलर पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पोलर पोलर हैं, उनमें डाइपोल डाइपोल फोर्स तो है ही, प्लस उनमें लंडन डिस्पर्जन फोर्स भी है, हर लंदन वाले फोर्सेस भी हैं. तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट मतलब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो टोटल जो होगा, पहले अगर मैं मानती कि सिर्फ डाइपोल डाइपोल है तो वो कम होता, पर अगर मैं लंदन भी मान रही हूँ तो नेट इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, क्योंकि लंदन भी ऐड हो गए अब इसमें. तो ये कह रहे हैं कि हर टाइप के फोर्स में, चाहे वो डाइपोल डाइपोल जहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, डाइपोल इंड्यूस एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा है, लंदन डिस्पर्जन फोर्स बाय डिफ़ॉल्ट हर मॉलिक्यूल के बीच में प्रेजेंट होंगे ही होंगे. ये आपको याद रख लेनी है चीज़. नेक्स्ट इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल. दिस टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स ऑपरेट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स हैविंग परमानेंट डाइपोल एंड द मॉलिक्यूल्स लैकिंग परमानेंट डाइपोल. ये तो मैंने बहुत ईजी बात है. Permanent dipole of a polar molecule induces dipole on the electrically neutral molecule by deforming its electronic cloud. Thus, an induced dipole is developed in the other molecule. In the case also, interaction energy is proportional to 1 upon r6, where r is the distance between two molecules. Induced dipole moment depends upon dipole moment present in the permanent dipole and polarizability of electronic neutral cation molecule. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मान लीजिए, इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. ये हालांकि मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो जिसमें तो डाइपोल प्रेजेंट है, मान लीजिए इसको ऐसे मान लीजिए, एक तो है HF राइट, एक है आपका HCl, और आप किसको कर रहे हो, Xe जीनॉन को कर रहे हो. तो आप देखोगे किसमें ज़्यादा डाइपोल प्रेजेंट है. ऑब्वियसली पहले वाले मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा डाइपोल होगा उतना ज़्यादा. तो अगर मैं बोलूँ कि HF और जीनॉन में और HCl और जीनॉन में डाइपोल इंड्यूस डाइपोल किस में ज़्यादा होगा, तो वो HF में होगा. तो अगर हमें वो वाला जिसमें डाइपोल ऑलरेडी प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल को देखें तो उसमें भी ये देखेंगे कि डाइपोल किस में ज़्यादा प्रेजेंट है, इसमें ज़्यादा है कि इसमें ज़्यादा है. अब जैसे अगर मैं इसको छोड़ो, अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे पास दो हैं, एक तो है NH3, एक है NF3, तो आपको पता है डाइपोल नेट इसमें ज़्यादा होता है, इसमें क्या होता है कम. तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू इन दोनों के बीच में. ठीक है, अब यही अब तो मैंने डिफरेंट डाइपोल्स चूज़ किया. मान लो मैं डाइपोल तो सेम चूज़ करूं और जिसको मैंने इंड्यूस करवाना है वो करूं,
तो मुझे पता है इसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है, तो इन दोनों के बीच में ज़्यादा होगा अट्रैक्शन, या इन दोनों के बीच में? ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में ज़्यादा होगा। तो आपको याद क्या रखना है, एक तो जब डाइपोल्स डिफरेंट हो तब क्या कैसे देखना है कि जिसमें अगर डाइपोल्स डिफरेंट दे रखे हैं तो हमने देखना है इन दोनों में से भी किस में डाइपोल ज़्यादा है। जिसमें डाइपोल ज़्यादा होगा उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। फिर मान लो अगर डाइपोल वाला जिसमें पोलर मॉलिक्यूल एक दे रखा है और जो नॉन पोलर हैं वो दो दे रखे हैं, तो देखना है पोलराइजेबिलिटी किसकी ज़्यादा है। मैंने बताया था जीनॉन की ज़्यादा होती है, तो इसलिए इन दोनों के बीच में डाइपोल इंड्यूस डाइपोल ज़्यादा होगा। ये लिख रखा है यहाँ पे। जिसको ये बात नहीं समझ आ रही, प्लीज़ रेफर माई लेक्चर वीक फोर्सेस। We have already learnt in unit 4 that molecules of flower sized can be easily polarized। यही था कि xenon ज़्यादा easily polarize हो सकता है as compared to helium। High polarizability increases the strength of attractive interactions। तो देखिए इसमें परमानेंट डाइपोल था, यहाँ नॉन पोलर मॉलिक्यूल था। इस परमानेंट डाइपोल ने इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डाइपोल इंड्यूस कर दिया। In this case also cumulative effect of dispersion forces and dipole induced dipole interaction exist। मैंने बोला लंडन डिस्पर्जन फोर्स हर जगह एग्जिस्ट करता है, तो इन मॉलिक्यूल्स में भी जो एक पोलर है एक नॉन पोलर है उसमें लंडन डिस्पर्जन फोर्स भी है और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल भी है। अब हम आते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग फोर्स बिटवीन स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ फोर्स दैट इज डाइपोल डाइपोल फोर्स। As already mentioned in section 5.1, this is special case of dipole-dipole interaction। We have already learnt about this in unit 4। This is found in the molecules in which highly polar, जैसे मैंने बताया था जो हाइड्रोजन NO और F के साथ जुड़ा होता है वही हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर सकता है। Although hydrogen bonding is regarded as being limited to NOF, but species such as chlorine may also participate in hydrogen bonding। Energy of hydrogen bond varies between 10 and 100 kilojoule per mole। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये MCQ में आ सकता है। एक तो ये पॉइंट आ सकता है कि लंडन डिस्पर्जन फोर्स का रेंज बताओ तो 500 पिकोमीटर। एक ये आ सकता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड के एनर्जी हाइड्रोजन बॉन्ड की कितनी हो सकती है, तो 10 to 100 किलो जूल पर मोल हो सकती है। ये हाईलाइट करना है। दिस इज क्वाइट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। देयरफॉर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर पावरफुल फोर्स इन डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैनी कंपाउंड्स। हम देखते हैं ना सॉल्युबिलिटी, ये सब किस पे डिपेंड करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, स्ट्रेंथ ऑफ कि प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो सकते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज डिटरमाइंड बाय कोलम्बिक इंटरेक्शन बिटवीन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड द हाइड्रोजन एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। मैंने अभी आपको बताया, हम देखते हैं कि एक ऐसा हाइड्रोजन जो या तो O से अटैच हो या HF हो या NH3 हो, तो ये तीनों वाले हाइड्रोजन जो हैं वो लोन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मान लो मैंने HF वाला ले लिया और अब मैंने लिया H2O, तो मैंने क्या लेना है, एक तो हाइड्रोजन वो वाला चूज़ करना है जो F ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से अटैच हो, और एक ऐसा लोन पेयर वाला एटम चूज़ करना है जो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। यही लिखा है यहाँ। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ कोलम्बिक इंटरेक्शन बिटवीन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड हाइड्रोजन एटम। तो ये एक तरीके से लोन पेयर नेगेटिव को डिनोट करता है और हाइड्रोजन और ये तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव में जो इंटरेक्शन होते हैं उसको कोलम्बिक इंटरेक्शन तो कहते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ काइंड ऑफ कोलम्बिक इंटरेक्शन। तो कोलम्बिक वर्ड को याद रखना, एक ये 10 to 100 किलो जूल पर मोल याद रखना है। Intermolecular forces discussed so far are all attractive. Molecules also exert repulsive forces on one another. When two molecules are brought into close contact with each other, the repulsion between electron clouds and that between nuclei of two molecules come into play. देखिए, मान लीजिए ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, यहाँ इसका इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पॉजिटिव न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इसका पॉजिटिव न्यूक्लियस है। तो जैसे ये पास आएंगे
तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, बट ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा। समझ आ रही है बात? न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपेल, इलेक्ट्रॉन रिपेल, बट एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे की न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो व्हेन टू मॉलिक्यूल्स आर ब्रॉट इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन and that between nuclei comes into play. Magnitude of repulsion rises very rapidly as the distance separating the molecule decreases. तो जैसे जैसे हम मॉलिक्यूल्स को पास लाते जाएंगे रिपल्सिव फोर्स बढ़ता जाएगा। दिस इज द रीजन दैट लिक्विड्स एंड सॉलिड्स आर हार्ड टू कंप्रेस। तो जैसे ही हम लिक्विड्स और सॉलिड्स को पास लाते हैं उनके मॉलिक्यूल्स को, तो वो ज़्यादा पास नहीं आ पाते, कंप्रेस नहीं हो पाते, क्योंकि ये रीज़न है, उनमें रिपल्सिव फोर्स एक्ट करना शुरू कर जाते हैं। इन दीज स्टेट्स मॉलिक्यूल्स आर ऑलरेडी इन क्लोज कॉन्टैक्ट। इन स्टेट्स में मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी बहुत पास पास होते हैं, तो अगर हम और पास लाएंगे कंप्रेशन के थ्रू तो उनमें क्या होगा, रिपल्सिव इंटरेक्शंस का इंक्रीज हो जाएगा। तो आई होप सो यहाँ तक क्लियर हुआ है। अब हम आते हैं थर्मल एनर्जी पे। चलिए, थर्मल एनर्जी हमने पढ़ा था, 3 चीज़ें हमने पढ़ी। थर्मल एनर्जी, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये डिटरमाइन करते हैं कि कोई सब्सटेंस कौन सी स्टेट में रहेगा, राइट। अभी हमने फर्स्ट पेज पे ये तीनों चीज़ें पढ़ी। अब हम बात करें थर्मल एनर्जी की। थर्मल एनर्जी इज़ द एनर्जी ऑफ अ बॉडी अराइजिंग फ्रॉम मोशन ऑफ इट्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स। थर्मल एनर्जी जो होती है, मान लो जिसको जितनी एनर्जी मिलेगी वो उतना ज़्यादा मोशन करेगा, और ये एनर्जी मोशन ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स की वजह से अराइज होती है। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, तो उतना ज़्यादा थर्मल एनर्जी, क्योंकि थर्मल एनर्जी और मोशन ऑफ एटम डायरेक्टली लिंक्ड है। इट इज़ मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर एंड इज दस रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। दिस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड थर्मल मोशन। तो ये कह रहे हैं ये किसका मेजर है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का, एंड इज दस रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। दिस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड थर्मल मोशन। तो थर्मल एनर्जी की वजह से पार्टिकल्स थर्मल मोशन को शो करते हैं। चलिए, अब हम आते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वर्सेस थर्मल इंटरेक्शंस। मैंने अभी पहले भी बताया कि जहाँ थर्मल एनर्जी ज़्यादा होगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से, वहाँ गैसियस फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, ऐसे ही दिखा रखा होगा इसमें। तो देखिए, वी हैव लर्नड दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स टेंड टू कीप मॉलिक्यूल्स टुगेदर बट थर्मल एनर्जी टेंड टू कीप मॉलिक्यूल्स अपार्ट। द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर रिजल्ट ऑफ बैलेंस बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड थर्मल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अगर थर्मल एनर्जी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है तो गैसियस स्टेट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा थर्मल एनर्जी से तो सॉलिड और लिक्विड स्टेट, राइट। When molecular interactions are very weak, molecules do not cling together to make liquid or solid unless thermal energy is reduced by lowering the temperature. ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं मान लीजिए कि इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा नहीं है, तो एटम्स या मॉलिक्यूल्स पास पास नहीं रहना चाहेंगे क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा नहीं है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको आप समझिए। आप इसको ऐसे समझिए कि 2 फैक्टर्स होते हैं, एक होता है थर्मल एनर्जी, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अगर तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है और थर्मल एनर्जी कम है तो वो रहेगा सॉलिड या लिक्विड स्टेट में, और अगर ये वाला फोर्स कम है और थर्मल एनर्जी ज़्यादा है तो वो रहेगा गैसियस स्टेट में, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि मान लो किसी के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, कम, पर मुझे उसको सॉलिड या लिक्विड में रखना है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड और लिक्विड में रहने के लिए क्या होना चाहिए, ज़्यादा, बट वो है क्या, कम। पर मुझे रखना, ज़िद्दी हूँ मैं, मुझे रखना उसको सॉलिड या लिक्विड में ही है, चाहे उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम ही क्यों ना हो। तो मुझे थर्मल एनर्जी को इतना कम करना पड़ेगा, इतना कम करना पड़ेगा कि वो एटम्स खुद ही पास पास आ जाए।
हालांकि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा नहीं है कि वो पास पास रहे, बट क्योंकि मैं ज़िद्दी हूँ कि उनको सॉलिड और लिक्विड में ही रखना है, मुझे गैसियस में भेजना ही नहीं है, तो मुझे उनकी थर्मल एनर्जी इतनी कम करनी पड़ेगी कि अगर एक फैक्टर सपोर्ट नहीं भी कर रहा तो दूसरा फैक्टर इतना सपोर्ट कर दे कि वो सॉलिड या लिक्विड में ही रहें। देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है, मतलब ये वाला फैक्टर सपोर्ट नहीं कर रहा सॉलिड या लिक्विड में रहने के लिए, बट मुझे दूसरे फैक्टर को इस वाले फैक्टर पे इतना हावी कर देना है कि वो सॉलिड या लिक्विड में ही रहे, राइट। तो वो यही कह रहे हैं यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि हालांकि इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन मान लो वीक है, तो मुझे दूसरा फैक्टर यानी कि थर्मल एनर्जी को इतना स्ट्रॉन्ग कर देना है उस वाले फैक्टर पे कि वो मॉलिक्यूल्स सॉलिड या लिक्विड में ही रहें। तो देखिए मान लो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस आर वेरी वीक, तो मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो सॉलिड या लिक्विड में नहीं रहना चाहेंगे, बट वो रह सकते हैं कब, जब मैं उनकी थर्मल एनर्जी बहुत कम कर दूं बाय लोअरिंग द टेम्परेचर, राइट। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। देन गैसेज डू नॉट लिक्विफाई ऑन कंप्रेशन ओनली। कह रहे हैं मान लो मैंने कंप्रेस किया गैसेज को लिक्विफाई करने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती है, टेम्परेचर को कम और टेम्परेचर को कम करना होता है और प्रेशर को ज़्यादा करना होता है। प्रेशर को ज़्यादा करना मतलब गैसेस को कंप्रेस करना, तो वो कह रहे हैं सिर्फ मैं प्रेशर को ज़्यादा करके यानी कि कंप्रेस करके ही गैसेस को लिक्विफाई नहीं कर सकता। Although molecules come very close to each other and intermolecular force operate to the maximum, however thermal energy of molecule is reduced by lowering the temperature. The gases can be very easily liquefied. ये कह रहे हैं कि कंप्रेशन मतलब प्रेशर अप्लाई करने से ही गैस सिर्फ लिक्विफाई नहीं होती, हालांकि प्रेशर अप्लाई करने से गैसेस के मॉलिक्यूल पास तो आ जाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी ऑपरेट करने लग जाता है, बट जब तक मैं उसका टेम्परेचर रिड्यूस नहीं करूँगा तब तक मेरे लिए गैसेस को लिक्विफाई करना डिफ़िकल्ट रहेगा। जैसे ही मैं प्रेशर कंप्रेस कर रहा हूँ प्लस मैं लोअर कर रहा हूँ टेम्परेचर को, तब मेरा लिक्विफिकेशन प्रोसेस क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, ठीक है। कह रहे कंप्रेशन से ही गैसेस डू नॉट लिक्विफाई ऑन कंप्रेशन ओनली। ये कह रहे सिर्फ मैं अगर प्रेशर अप्लाई कर दूँ तो गैसेस लिक्विफाई नहीं होंगी, मुझे साथ में उसका टेम्परेचर लो भी करना पड़ेगा ताकि वो ईजिली लिक्विफाई हो जाए। Predominance of thermal energy and molecular interaction energy of a substance in three state can be depicted as follows. कह रहे मान लो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन अगर ज़्यादा है तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी, लिक्विड सॉलिड में, और अगर थर्मल एनर्जी ज़्यादा है तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा और लिक्विड गैस में। We have already learnt the cause for existence of three states of matter. Now we will learn more about gaseous and liquid states and the laws which govern the behavior of matter in these states. We shall deal with solid state in class 12th, right? तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि यहाँ तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, फिर हम गैसियस स्टेट पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा वेटिंग एक बल्क फिनोमिना है, फिर हमने पढ़ा डिफरेंट स्टेट्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं, डिफरेंट रहती हैं, सॉरी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहते हैं और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिफरेंट रहते हैं। फिर हमने पढ़ा कभी भी हमें स्टेट डिटरमाइन करनी होती है तो हमें 3-4 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक चीज़ होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, एक होता है मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, एक होता है थर्मल एनर्जी और एक होता है एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये 4 फैक्टर्स जो होते हैं वो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर को डिफाइन करते हैं। फिर हमने पढ़ा कि एक केमिस्ट के लिए फिजिकल लॉज दैट डिटरमाइन बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन डिफरेंट स्टेट, वो डिटरमाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर हमने पढ़ा जब हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पढ़ते हैं तो हम अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स दोनों को लेते हैं और एटम्स और मॉलिक्यूल्स दोनों को इंक्लूड करते हैं। फिर हमने पढ़ा कि हम जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स टर्म यूज़ करते हैं तब हम कोवलेंट बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात नहीं करते, हम वॉन्डरवॉल फोर्स, नॉन वॉन्डरवॉल फोर्स की बात करते हैं। वॉन्डरवॉल फोर्स क्या होता है, अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को वॉन्डरवॉल फोर्स कहा जाता है। फिर हमने पढ़ा कि वॉन्डरवॉल ने डिविएशन को एक्सप्लेन किया। फिर हमने ये पढ़ा कि डाइपोल का स्पेशल केस होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर हमने डिस्पर्जन फोर्सेस पढ़े, उसमें पढ़ा डिस्पर्जन फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस, टेम्परेरी डाइपोल्स के बीच में लंडन फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। फिर पढ़ा कि ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होते हैं, 1/r⁶ पे एनर्जी डिपेंड करती है। फिर पढ़ा शॉर्ट डिस्टेंसेस 500 पिकोमीटर वाली बात, और फिर पढ़ा पोलराइजेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल, राइट।
फिर हमने पढ़ा डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, जिसमें पढ़ा परमानेंट डाइपोल, पार्शियल चार्जेस पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि ये लंडन फोर्सेस से स्ट्रॉन्ग होते हैं बट आयन आयन इंटरेक्शन से वीक होते हैं। स्टेशनरी में 1/r³, रोटेटिंग में 1/r⁶। फिर हमने पढ़ा कि कोई भी मॉलिक्यूल हो उसमें लंडन फोर्सेस यूनिवर्सली प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने इंड्यूस डाइपोल पढ़ा कि ये 1/r⁶ पे डिपेंड करते हैं, राइट। फिर हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पढ़ा कि इसकी एनर्जी जो होती है वो 10 to 100 किलो जूल पर मोल की होती है। फिर हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक टाइप के से कोलम्बिक फोर्स का एग्जाम्पल है, कोलम्बिक इंटरेक्शन का। फिर हमने पढ़ा कि लिक्विड और सॉलिड्स को हम कंप्रेस क्यों नहीं कर पाते। फिर हमने थर्मल एनर्जी पढ़ा कि ये एक डायरेक्ट मेज़र होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी का। फिर हमने पढ़ा कि अगर हमें गैसेस को लिक्विफाई करना है तो सिर्फ कंप्रेशन ही नहीं करना, हमें टेम्परेचर को भी लो करना है। तो ये सब हमने अभी तक पढ़ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है देखिए, गैसियस स्टेट एक्सप्लेन करते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर। तो सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर इज गैसियस स्टेट। अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी स्टेट जो है वो सिंपलेस्ट स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो गैसियस स्टेट इज द सिंपलेस्ट स्टेट। थ्रू आउट आवर लाइफ वी रिमेन इमर्स्ड इन ओशन ऑफ एयर विच इज मिक्सचर ऑफ गैसेज। वी स्पेंड आवर लाइफ इन द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमोसफेयर कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो होता है वो 16 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल तक एक्सटेंड करता है। ओके, ट्रोपोस्फेयर जो होता है वो 16 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है, राइट। उसके बाद आपको याद करना है विच इज हेल्ड टू द सरफेस बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। द थिन लेयर ऑफ एटमोसफेयर इज वाइटल टू आवर लाइफ। It shields us from harmful radiations and contains substances like oxygen, nitrogen, carbon dioxide, water vapor. तो हमारे आसपास एक थिन लेयर ऑफ एटमोसफेयर प्रेजेंट होती है। Let us now focus our attention on the behavior of substances which exist in gaseous state under normal conditions of temperature and pressure. A look at the periodic table show that only 11 elements exist as gases under normal conditions. तो आपको ये याद रखना है कि 11 एलिमेंट्स ही हैं ऐसे जो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं अंडर नॉर्मल कंडीशंस। अब वो हम पढ़ लेते हैं क्या हैं। सारी नोबल गैसेस गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। हाइड्रोजन इज़ अ गैस, ऑक्सीजन इज़ अ गैस। अच्छा, मैंने ये बताया था फ्लोरीन क्लोरीन गैसियस होते हैं, ब्रोमीन लिक्विड होता है और आयोडीन सॉलिड होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि डाउन द ग्रुप मोलर मास इंक्रीज होता है जिसकी वजह से वॉन डेर वाल लंडन डिस्पर्शन फोर्स इंक्रीज होता है। फिर आपको नाइट्रोजन गैस, तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि ये जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एलिमेंट्स हैं जो गैसेस में एग्जिस्ट करते हैं। और ये इनमें से एक एलिमेंट एस ब्लॉक का है, दैट इज़ हाइड्रोजन, और बाकी सारे किसके हैं? पी ब्लॉक के हैं। डी और एफ ब्लॉक में कोई भी गैसियस एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। इससे ये भी हमें पता चलता है। चलिए, द गैसियस स्टेट इज करेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। गैस एग्जिस्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। Gas have much lower density than solids and liquids. The volume and shape of gases are not fixed. They assume volume and shape of the container. Gases mix evenly and completely in all proportions without any mechanical aid. मतलब gases show diffusion. और ये याद रखना, without any mechanical aid. ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि मतलब हमें कुछ नहीं करना पड़ता, गैसेज आपस में ही मिक्स हो जाती हैं। और कंप्लीटली मिक्स होती हैं और इवनली मिक्स होती हैं। ये दो टर्म्स भी याद रखनी है कि गैसेस कैसे मिक्स होती हैं, कंप्लीटली एंड इवनली। इवन मिक्सिंग होती है, कंप्लीट मिक्सिंग होती है। तो बस यही दो जो पॉइंट्स थे जो आप भूल सकते हैं, बाकी तो पॉइंट्स बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस एंड गैसेस इंटरमिक्स इवनली एंड कंप्लीटली विदाउट एनी मैकेनिकल एक्सटर्नल एड। अब हम आते हैं, सिंप्लिसिटी ऑफ गैसेज इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल। देयर बिहेवियर इज गवर्न्ड बाय सेम जनरल लॉज विच वर डिस्कवर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ देयर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज।
तो कह रहे गैसेस जो होते हैं, हमने पढ़ा गैसेस आर द सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर, यहाँ हमने पढ़ा ना, क्यों, क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो एजर्शन रीजन में अगर ऐसे आ जाए कि गैसेस आर द सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर एंड रीजन आ जाए कि बिकॉज इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस आर नेग्लिजिबल, तो क्या होगा, एजर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। तो ये इसको आप स्टार मार्क पॉइंट कर लीजिए। देयर बिहेवियर इज governed by, फिर आता है देयर दीज लॉज आर रिलेशनशिप्स बिटवीन मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज। ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट लाइनें नहीं है वैसे। Some of the properties like pressure, volume, temperature, mass are very important because relationship between described state of gas. जैसे हम पी वी इज इक्वल टू एन आर टी पढ़ते हैं ना, तो वो इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। क्यों इम्पॉर्टेंट रिलेशन है? क्योंकि वो डिस्क्राइब करता है स्टेट ऑफ गैस, कि गैस अभी रियल स्टेट में है या आइडियल स्टेट में है। अगर तो वो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी को फॉलो कर रही है तो वो आइडियल स्टेट में है अभी, तो इसीलिए ये लाइन लिखी है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये सिंपल जनरल लॉज, मान लो एक्सपेरिमेंटली मुझे कोई चीज़ का पता चला, तो वो इजीली मैं लॉज की फॉर्म में, जनरल लॉज की फॉर्म में बता के इसको, इसका बिहेवियर डिस्क्राइब कर सकती हूँ। इसीलिए ये सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर कहलाई जाती है। इंटरडिपेंडेंस ऑफ दिस वेरिएबल लेड टू फॉर्मुलेशन ऑफ गैसियस लॉज। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल लर्न अबाउट गैसियस लॉज। तो गैसियस लॉज पढ़ते हैं। द गैसियस लॉज विच वी विल स्टडी नाउ आर द रिजल्ट ऑफ रिसर्च कैरिड आउट फॉर सेवरल centuries on physical properties of gases. The first reliable measurement on properties of gases, Boyle's law सबसे पहले हम पढ़ेंगे। The law which formulated is known as Boyle's law. Later on, attempts to fly in air with the help of hot air balloons motivated Charles and Gay-Lussac to discover additional gaseous laws. Contribution from Avogadro and other provided lot of information about gaseous state. तो एक ये थोड़ा सा हल्का सा पॉइंट याद रख लेना कि हॉट एयर बैलून्स की हेल्प से जब हम फ्लाई करते हैं तो वो किस लॉ के ऊपर बेस्ड होता है, चार्ल्स लॉ और गे-लुसैक लॉ। ये पॉइंट आ सकता है कि हम हॉट एयर बैलून्स में फ्लाई करते हैं, वो कौन सा लॉ डिटरमाइन करता है, गैसियस लॉ और गे-लुसैक, सॉरी चार्ल्स लॉ और गे-लुसैक लॉ। चार्ल्स लॉ क्या था, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा वॉल्यूम, और जितना ज़्यादा वॉल्यूम उतनी कम डेंसिटी। और जो लेस डेंस होती हैं चीज़ें वो हवा में जल्दी उड़ जाती हैं, मोर डेंस ऑब्वियसली लेस डेंस। मतलब मान लो मैं हॉट एयर भर रही हूँ, मतलब मैं टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ, टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ मतलब मैं वॉल्यूम बढ़ा रही हूँ, वॉल्यूम बढ़ा रही हूँ मतलब मैं क्या कर रही हूँ, उसकी डेंसिटी कम कर रही हूँ, क्योंकि डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। टेम्परेचर बढ़ाया, हॉट एयर डाली, हॉट मतलब टेम्परेचर हाई, टेम्परेचर हाई मतलब वॉल्यूम हाई, वॉल्यूम हाई मतलब डेंसिटी लो। और जो लो डेंसिटी वाली चीज़ें होती है वो ईजिली फ्लोट करती है पानी में और ईजिली हवा में उड़ भी सकती हैं, तो इसीलिए चार्ल्स लॉ यहाँ पे आएगा। सिमिलरली गे-लुसैक ने कहा कि टेम्परेचर हाई मतलब टेम्परेचर हाई होगा मतलब हॉट एयर का, तो उसमें प्रेशर भी वो ज़्यादा एग्जर्ट करेगा, और जितना ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा वो उतना ज़्यादा ऊपर उड़ना चाहेगा। मान लो ये मेरे पास एक बैलून है और मैं यहाँ पे इसको प्रेशर दे रही हूँ, तो ये ऊपर उड़ना, ऊपर जाएगा ना। मान लो मैं किसी चीज़ को नीचे से ऊपर की तरफ प्रेशर दे रही हूँ, तो वो कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी ना। तो मतलब मान लो मैंने हॉट एयर भरी, तो टेम्परेचर हाई तो प्रेशर हाई, तो ऊपर की तरफ प्रेशर हाई हो गया, तो वो हॉट एयर बैलून का जाएगा ऊपर की तरफ उड़ेगा। तो इसीलिए हॉट एयर बैलून का जो फ्लाइट होती है वो किस पे, किन लॉज पे डिपेंड करते हैं, चार्ल्स लॉ एंड गे-लुसैक लॉ। अब हम आते हैं बॉयल्स लॉ, पीवी रिलेशनशिप। ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट रॉबर्ट बॉयल रीच टू द कंक्लूजन दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस वेरी इनवर्सली विद इट्स वॉल्यूम। दिस इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ। मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज दिस, where K1 is a proportionality constant. The value of proportionality constant depend upon the amount of gas, temperature and units in which P and V are expressed. तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो वैल्यू होती है K की वो किस पे डिपेंड करती है, ऑब्वियसली ना PV इज इक्वल टू NRT। अब मैं इस V को इधर लेके जाऊंगी तो PV इज इक्वल टू इसके हिसाब से K1, तो K1 क्या हुआ,
एनआरटी के बराबर हो गया। तो के किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो यही लिखा है कि K1 डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ गैस, टेम्परेचर ऑफ द गैस एंड यूनिट्स इन विच P एंड V आर एक्सप्रेस्ड। क्योंकि PV इज एनआरटी और यहाँ पे इस वाले V को मैं इधर लेके गई तो PV इज K1 और PV NRT के भी बराबर है, PV K1 के भी बराबर है। तो K1 NRT के बराबर हुआ, मतलब K1 N पे डिपेंड करेगा, T पे डिपेंड करेगा एंड यूनिट्स इन विच P एंड V आर एक्सप्रेस्ड। It means at constant temperature product of pressure and volume of a fixed amount of gas is constant। ये वाली लाइन पढ़ी मैंने। If a fixed amount of gas at constant temperature, ये कह रहे हैं फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑक्यूपाइंग वॉल्यूम V1 एट प्रेशर P1 अंडरगो एक्सपेंशन सो दैट वॉल्यूम बिकम V2 एंड प्रेशर बिकम P2। मान लो टेम्परेचर और मोल्स को मैंने फिक्स रखा, मैं गैस एक्सपेंड हो रही है, मतलब उसका वॉल्यूम V1 से होके V2 तक बढ़ रहा है, तो उसका प्रेशर भी P1 से P2 तक घटेगा। तो बस इन्होंने ये ऐसे लिख दिया है। ये मैंने आपको फॉर्म ऑलरेडी लिखनी बताई थी अपने लेक्चर में। तो ये अब ये थोड़ा आपको देखना आना चाहिए कि आपको क्या करेंगे, ये 3 ग्राफ दे देंगे और कह देंगे T3, T2 और T1 ये 3 टेम्परेचर है, बताइए। ये नहीं लिखा होगा कि ये 600, ये 400, ये 200, ये नहीं लिखा होगा। आपको कहा होगा कि T3 वाली लाइन कौन सा टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा और कौन सा टेम्परेचर सबसे कम। तो इसको कैसे देखना है, इसको मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक ये प्रेशर को कांस्टेंट रख लिया, तो इसके लिए V1 यहाँ है, इसके लिए V1 यहाँ है, V2 यहाँ है और इसका V3 यहाँ है। तो देखिए V1, V2, V3 में से सबसे ज़्यादा कौन है, V3। तो V3 देन V2 देन V1 और हमें पता है PV इज इक्वल टू NRT। मैंने क्या लिखा, मैंने रखा प्रेशर को कांस्टेंट, प्रेशर सेम वैल्यू ली ना मैंने प्रेशर की, तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया, N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो जिसका सबसे ज़्यादा वॉल्यूम उसका ही सबसे ज़्यादा टेम्परेचर। तो T3 विल बी ग्रेटर देन T2 विल बी ग्रेटर देन T1 क्योंकि V और T आपस में प्रोपोर्शनली लिंक्ड है। तो मैंने यही बताया था कि T3 सबसे ज़्यादा है, देन T2 एंड